Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about receptor. So receptor basically क्या होता है? receptor basically एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल, दूसरा होता है माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब जो साइज में छोटा है एंड मैक्रो मतलब जो साइज में बड़ा है, तो उसे कहा जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल, जो साइज में बड़ा हो। नाउ रिसेप्टर की बात जब भी आता है तो रिसेप्टर देखो पहले आएगा कौन? ड्रग। सो ड्रग ने क्या करेगा? हमेशा रिसेप्टर के साथ अपना बाइंडिंग करेगा। जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ड्रग जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तब हमें क्या मिलेगा? ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मिलेगा। एंड ड्रग जब इस रिसेप्टर के साथ, कोई भी रिसेप्टर हो सकता है, हर एक ड्रग का अपना अपना रेस्पेक्टिव रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो ड्रग अगर रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो वो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंड ये रिसेप्टर को, उस रिसेप्टर को क्या करेगा? ऑक्युपाई करेगा। ऑक्युपाई करने के बाद इसे एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा? हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलेगा एंड वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपका थेराप्यूटिक एक्शन भी हो सकता है, आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी हो सकता है। तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा? हमें अल्टीमेटली एक्शन मिलेगा। इतना बात क्लियर है? एक्शन मिलेगा क्योंकि ड्रग अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ बाइंड किया एंड रिसेप्टर के साथ अगर बाइंड करेगा तो ये रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिले। एंड ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसा मैंने बताया कि थेरापेटिक एक्शन भी हो सकता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है। नाउ रिसेप्टर जनरली आपका कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट, अगर हम उसकी पहले तो ये जान लो, रिसेप्टर का जो साइज होता है वो होता है मैक्रोमोल। दूसरा होता है रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट, तो रिसेप्टर बेसिकली आपका प्रेजेंट होता है सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, आपके साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट। कुल मिलाकर के कहें हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है वहां पर किसी ना किसी रिसेप्टर प्रेजेंट हो, तभी तो जाकर के ड्रग अपना एक्शन देता है, वरना कैसे देगा? ठीक। एंड अगले लेक्चर में चलते हैं, अगले पार्ट में चलते हैं कि रिसेप्टर का नेचर क्या। रिसेप्टर जनरली प्रोटीनियस इन नेचर। प्रोटीनियस रिसेप्टर कैसा होता है? प्रोटीनियस इन नेचर होता है, मतलब प्रोटीन, ठीक है। तो रिसेप्टर क्या होता है? मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। प्रेजेंट कहां पर होता है? सेल के सरफेस में, सतह पर होता है, मतलब जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हो। साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है, आपके न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है एंड उसका नेचर कैसा होता है? प्रोटीनियस इन नेचर हो। नाउ रिसेप्टर, तो इस बेसिस पर रिसेप्टर को और एक चीज होता है, ड्रग जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तब हमें क्या मिलता है? एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलता है, करेक्ट। नाउ ड्रग जब इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, उस बाइंडिंग को बोला जाता है अफिनिटी। ये वर्ड ध्यान। ड्रग जब अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो उसे बोला जाएगा अफिनिटी, ठीक है, उसे बोला जाएगा अफिनिटी। एंड जब ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद जब रिसेप्टर का वो स्थान ऑक्युपाई करेगा, रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड उसके बाद रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करेगा? फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा। तो जब ये एक्शन देता है उस एक्शन को क्या बोला जाएगा? इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी, जरा इसे देख लो फिर मैं बताऊं। सो हमने क्या देखा कि ड्रग ने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, उस बाइंडिंग को बोला जाता है अफिनिटी। अफिनिटी का सिर्फ इतना मतलब है बाइंडिंग। अफिनिटी का सीधा सा मतलब है बाइंडिंग। किसके साथ बाइंडिंग? रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग। कौन बाइंडिंग कर रहा है? ड्रग कर रहा है। नाउ जब ये बाइंड होकर के ऑक्युपाई करके इसको एक्टिवेट कर देगा तब ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा एंड जब वो एक्शन देगा इस एक्शन को बोला जाएगा इंट्रिंसिक एक्टिविटी। एक्शन का सीधा ही मतलब इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इतना बात क्लियर है? ये जो अफिनिटी एंड ये जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ये दोनों, अफिनिटी मतलब बाइंडिंग, इंट्रिंसिक एक्टिविटी मतलब एक्शन, ठीक है। ये दोनों के बेसिस पर हमारा जो ड्रग होता है वो 4 टाइप का होता है। हमारा जो ड्रग होता है वो 4 टाइप का ड्रग होता है। पहला वाला होता है अगोनिस्ट, उसके बाद आएगा एंटागोनिस्ट, उसके बाद आएगा पार्शियल अगोनिस्ट एंड लास्ट वन आएगा इनवर्स अगोनिस्ट। जरा इसे देख लो फिर। करेक्ट। तो अफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी के बेस पर ड्रग कितने टाइप के हैं? अगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट,
पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट। तो एगोनिस्ट को हम ड्रग कह सकते हैं, एंटागोनिस्ट को भी हम ड्रग कह सकते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट को भी हम ड्रग कह सकते हैं, इनवर्स एगोनिस्ट को भी हम क्या कह सकते हैं, ड्रग कह सकते हैं। ठीक है ना, इसे अच्छे से देख लो, बाद में मैं इसे वाइप आउट करेक्ट ना। और एक छोटा सा कंसेप्ट होता है लिगांड। ये लिगांड भाई साहब क्या है, लिगांड क्या होता है, लिगांड एक प्रकार का एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये लिगांड को मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं। ये क्या करेगा, अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, एंड जब बाइंड करेगा कोई ना कोई एक्शन देगा। तो लिगांड को हम क्या कह सकते हैं, लिगांड इज ए मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू द, तो रिसेप्टर अगर होगा तो निश्चिंत पर वो अपना स्पेसिफिक रिसेप्टर में बाइंड करेगा। स्पेसिफिक, ऐसा नहीं कि किसी के साथ जाकर के बाइंड करेगा। ठीक, तो लिगांड होता है मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर। नाउ अब आप पूछ सकते हो कि सर एगोनिस्ट भी तो बाइंड करता है, एंटागोनिस्ट भी बाइंड करेगा, हर एक चीज बाइंड करेगा। देखो सबके पास अफिनिटी होता है। और एक चीज मैं बताना भूल गया, मान लीजिए हमने पहले क्या दिया था, एगोनिस्ट, दूसरे में क्या दिया, एंटागोनिस्ट, उसके बाद हमने क्या, पार्शियल एगोनिस्ट के बाद हर्ष। ना देखो ये जो एगोनिस्ट होता है इसके पास क्या होता है, अफिनिटी ना, और इसके पास क्या होता है, मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी मतलब जब एगोनिस्ट किसी ना किसी रेस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तब वो क्या होगा, मैक्सिमम फार्माकोलॉजिकल एक्शन डेवलप करेगा। तो इसी का मीनिंग होता है मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी। एंड एफिनिटी का मतलब क्या होता है, बाइंड करेगा, मतलब एगोनिस्ट इज ए ड्रग दैट बाइंड्स टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर। ठीक है ना, उसी तरह से एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट भी उसके पास भी अफिनिटी होता है। ठीक है, लेकिन इसके पास नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं IA। ठीक है, एंटागोनिस्ट के पास कोई भी आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है, मतलब ये एक्शन खुद नहीं दे सकता। फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है कहने का ये मतलब है कि वो खुद कोई एक्शन नहीं दे सकता। इतना बात क्लियर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज पार्शियल एगोनिस्ट। इस भाई साहब के पास भी अफिनिटी होता है, लेकिन इसके पास सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी होता है। मतलब अगर पार्शियल एगोनिस्ट के साथ अगर मैं एगोनिस्ट को कंपेयर करूंगा तो एगोनिस्ट ज्यादा एक्शन देगा, मतलब ज्यादा एफिकेसी होगा, लेकिन पार्शियल एगोनिस्ट के पास कम एफिकेसी होगा, कम पावर होगा, कम पोटेंसी होगा, कम एक्शन प्रोड्यूस करेगा। क्लियर ना, उसी तरह से इनवर्स एगोनिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो इनवर्स एगोनिस्ट के पास भी आपका अफिनिटी होता है, लेकिन इसके पास अपोजिट एक्शन होता है, अपोजिट एक्शन हो। इतना बात क्लियर है। अपोजिट एक्शन वो आगे चल करके हम देखें, लेकिन देखो एगोनिस्ट हो गया, एंटागोनिस्ट हो गया, पार्शियल एगोनिस्ट हो गया, इनवर्स एगोनिस्ट, सबके पास देखो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है। इसके पास भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, इसके पास भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, इसके पास भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, इसके पास भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी, लेकिन फर्क कहां पर आ रहा है, एक्शन के मामले में। तो इन चार को अगर मैं कंपेयर करूंगा, ज्यादा एक्शन किसके पास होगा, सबसे ज्यादा एक्शन एगोनिस्ट आपको देगा। उसके बाद कौन देगा, अगर अच्छा खासा एक्शन की हम बात करेंगे तो पार्शियल एगोनिस्ट देगा। कि एगोनिस्ट में क्या क्या एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल हम देखेंगे। ठीक है, आपका मान लीजिए एड्रेनालिन। ठीक है, एड्रेनालिन एक ड्रग है, एड्रेनालिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो एड्रेनालिन क्या करेगा, एड्रेनालिन एक ड्रग है तो ये बाइंड करेगा किसके साथ, अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो इस तरह से एग्जांपल में तो सिर्फ इतना अगर मेंशन करोगे, एड्रेनालिन बाइंड विद अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, दैट इज एनफ। ओके, आपको यहाँ पर बाइंड करने के बाद क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करता है ये आपको मतलब इतना जरूरी नहीं। ठीक है, जितना जरूरी है उतना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ इतना आपको मेंशन करना है, एड्रेनालिन बाइंड विथ अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, दैट इज एनफ। ओके, नाउ अगर इस तरह से अगर हम देखेंगे एंटागोनिस्ट के ऊपर हम देखेंगे तो एंटागोनिस्ट में हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए मॉर्फिन। ओके, आपका म्यू रिसेप्टर में, म्यू ओपियाइड रिसेप्टर में क्या होगा, जाकर के बाइंड होगा एंड अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो भी है वो देगा।
ठीक है। एंड जब मॉर्फिन का ओवरडोज हो जाता है या फिर ओपियोइड टॉक्सिसिटीज हो जाता है, इन दैट केस हम क्या करते हैं, एक एंटागोनिस्ट देते हैं, ओपियोइड एंटागोनिस्ट देते हैं। तो उसका नाम अच्छे से याद रखो, नालोक्जन। तो नालोक्जन क्या करता है, ये भी सेम रिसेप्टर म्यू ओपियोइड रिसेप्टर में जाकर के बाइंड करेगा, वो रिसेप्टर का जो भी स्थान है उसे ऑक्युपाई करेगा। एंड यहाँ पर आप देख एंटागोनिस्ट यहाँ पर समझ में आए। पहले हमने क्या लिया था, मॉर्फिन लिया था, मॉर्फिन बाइंड किया, कहां पर किया, म्यू ओपियोइड रिसेप्टर में जाकर के बाइंड किया। जब मॉर्फिन का ओवरडोज हो गया या फिर ओपियोइड टॉक्सिसिटीज हो गया, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम ओपियोइड एंटागोनिस्ट देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नालोक्जन हमारे लिए एक एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो इस एंटागोनिस्ट को हमने कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद ये भी सेम म्यू रिसेप्टर में जाकर के बाइंड करेगा। जब ये बाइंड करेगा तो ये म्यू ओपियोइड रिसेप्टर को पहले क्या करेगा, उसका स्थान को ऑक्युपाई करेगा। ऑक्युपाई करने से क्या होगा, उस रिसेप्टर को पूरा ब्लॉक कर देगा। जब वो ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, मॉर्फिन दोबारा से म्यू ओपियोइड रिसेप्टर के साथ जुड़ नहीं पाएगा। एंड जब जुड़ नहीं पाएगा तब क्या होगा, कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होगा। तो एंटागोनिस्ट का जो मैं बता रहा था, एंटागोनिस्ट का इटसेल्फ कोई एक्शन नहीं होता है। एंटागोनिस्ट इटसेल्फ हैज नो फार्माकोलॉजिकल, ये कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दे सकता। लेकिन ये करता क्या है, जब मान लीजिए हम मॉर्फिन ले रहे थे तो मॉर्फिन ने अपना एक्शन दे दिया, तो जब नालोक्जन हम लेंगे, ये उस रिसेप्टर को जाकर के ऑक्युपाई कर लेगा एंड उस रिसेप्टर को ब्लॉक करने से क्या होगा, जब मॉर्फिन का कोई भी मॉलिक्यूल आएगा, उस मॉलिक्यूल वो रिसेप्टर को ऑक्युपाई नहीं कर पाएगा, उसके साथ जुड़ नहीं पाएगा। एंड मैंने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या दिया था कि ड्रग अगर रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा तो वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन कभी नहीं दे सकता। तो यही कहानी होता है एंटागोनिस्ट के साथ। पार्शियल एगोनिस्ट के बारे में अगर हम देखेंगे, पेंटाजोसिन इज ए पार्शियल एगोनिस्ट एट म्यू ओपियोइड रिसेप्टर। तो यहाँ पर क्या करोगे, पार्शियल एगोनिस्ट में सिर्फ आपको ये एग्जाम्पल पुट करना है, ठीक है, दैट्स एनफ। ओके, सो पार्शियल एगोनिस्ट में मैंने आपको बताया था क्या, इसके पास अफिनिटी भी रहता है एंड इसके पास क्या होता है, सब मैक्सिमल इफेक्ट होता है, सब मैक्सिमल इफेक्ट, और इसे बोल सकते हो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ठीक है। एंड पार्शियल एगोनिस्ट जो होता है, इसको हम क्या, पार्शियल एगोनिस्ट ऑल्सो कॉल्ड एज एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। देखो, पार्शियल एगोनिस्ट को हम एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट क्यों कहते हैं, इसका कारण है, देखो, पार्शियल एगोनिस्ट के पास बाइंडिंग प्रॉपर्टी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। मतलब इसका अफिनिटी प्रॉपर्टी जो होता है वो बहुत ज्यादा हो। कोई भी ड्रग हो उसके पास हमेशा दो प्रॉपर्टी रहे, एक होता है अफिनिटी, एक होता है एफिकेसी। दोनों में बहुत अंतर है बेटा, ये पहले देख लो। कोई भी ड्रग हो उसके पास दो प्रॉपर्टी होता है, एक होता है अफिनिटी, दूसरा होता है एफिकेसी। ना अफिनिटी कैसे अचीव होगा, जब ये ड्रग अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा, इस चीज को बोला जाएगा अफिनिटी। लेकिन एफिकासी किस चीज को बोला जाता है, ड्रग रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा एंड एक एक्शन प्रोड्यूस करेगा, इस चीज को बोला जाता है एफिकासी, करेक्ट। ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड अगर करेगा तो इसको बोला जाएगा अफिनिटी। लेकिन ड्रग रिसेप्टर के साथ जुड़ने के बाद जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा उसी को बोला जाता है एफिकासी। ये ड्रग का दो प्रॉपर्टी होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, मान लीजिए कोई भी पेंटाजोसिन हो गया, आपका कोई भी हो गया, जो पार्शियल एगोनिस्ट होता है, ये ड्रग को जब हम फॉर्मुलेट करते हैं ना, तब हम डिसाइड करते हैं कि किसको हमें एगोनिस्ट बनाना है, किसको हमें पार्शियल एगोनिस्ट बनाना है, किसको हमें एंटागोनिस्ट बनाना है एंड किसी को हमें इनवर्स एगोनिस्ट बनाना है। ये तब हम डिसाइड करते, ठीक है। तो इसके लिए आपको इतना चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये उनका काम है, ठीक है। नाउ ये मान लीजिए अगर हम सिर्फ इसी एग्जाम्पल को अगर मान करके चलेंगे तो पेंटाजोसिन क्या हो गया, एक पार्शियल एगोनिस्ट हो गया। तो इसी पेंटाजोसिन के पास क्या होता है, अफिनिटी का जो प्रॉपर्टी होता है वो बहुत ही अच्छा खासा होता है, लेकिन उसका एफिकासी इतना नहीं होता है। मतलब पेंटाजोसिन
अगर म्यू ओपिएड रिसेप्टर में जाकर के बाइंड करेगा तो इफेक्ट तो वो देगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं दे पाएगा जितना अच्छा इफेक्ट एक फुल आगोनिस्ट देता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है पार्शियल आगोनिस्ट को आगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। तो आगोनिस्ट कैसे हुआ? आगोनिस्ट अगर हम आगोनिस्ट को बात करेंगे, आगोनिस्ट इसे कैसे बोला जाएगा? देखो, आगोनिस्ट के पास क्या होता है? अफिनिटी भी होता है। आगोनिस्ट का क्राइटेरिया क्या है? अफिनिटी। एंड आगोनिस्ट का दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है? आपका इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो आपका जो पार्शियल आगोनिस्ट है वो ये दोनों काम भी करता है। पार्शियल आगोनिस्ट क्या करता है? इफेक्ट भी देता है एंड अफिनिटी देता है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? एगोनिस्ट भी कहें। अब मुद्दा आता है कि इसे एंटागोनिस्ट कैसे कहें? एंटागोनिस्ट का प्रॉपर्टी क्या है? अफिनिटी। एंटागोनिस्ट हम कैसे? अगर हम एक जनरल एंटागोनिस्ट को देखेंगे, वो कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं देता है, लेकिन वो क्या करता है? वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। एंटागोनिस्ट क्या करता है? रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है ताकि दोबारा कोई एगोनिस्ट आकर के ना जुड़ पाए। तो पार्शियल एगोनिस्ट यही काम तो करता है। पार्शियल एगोनिस्ट क्या करता है? पार्शियल एगोनिस्ट भी आपका ब्लॉकिंग कर देता है, रिसेप्टर को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, रिसेप्टर को ऑक्युपाई कर देता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? एंटागोनिस्ट के अंदर ब्लॉकिंग फीचर है एंड यही ब्लॉकिंग फीचर किसके पास है? पार्शियल एगोनिस्ट के पास है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पार्शियल एगोनिस्ट को हम कह सकते हैं एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट। अब ये जो इनवर्स एगोनिस्ट है इसके पास क्या है? अफिनिटी भी है। इसका एग्जांपल एक देखेंगे। आपका जो डाइजेपाम होता है, बेंजोडाइआजेपिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। मैं एक जनरल कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। डाइजेपाम जो होता है वो बेंजोडाइआजेपिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद वो क्या एक्शन देता है? वो एक एक्शन प्रोड्यूस करता है। वो एक्शन को अगर मैं सिंपली अगर लिखूंगा, वो एक्शन क्या होता है? आपका एंजियोलाइसिस को ठीक करता है, मतलब एंजाइटी को खत्म करता है। और क्या क्या करता है? मसल रिलैक्सेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। मतलब डाइजेपाम अगर बेंजोडाइआजेपिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो वो क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा? एंजियोलाइसिस करेगा, मसल रिलैक्सेंट के रूप में काम करता है। लेकिन मान लीजिए बीटा कार्बोलिन, ओके, बीटा कार्बोलिन ये भी क्या करेगा? ये भी बेंजोडाइआजेपिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। ये भी बीटा कार्बोलिन क्या करेगा? बेंजोडाइआजेपिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा एंड बाइंड करने के बाद ये एक एक्शन भी प्रोड्यूस करेगा। ये क्या एक्शन प्रोड्यूस करेगा? ये आपका कन्वल्सन करेगा, एंजाइटी करेगा। बीटा कैरोलिन क्या होता है? बीटा कैरोलिन आपका एक इनवर्स एगोनिस्ट होता है। जब बीटा कार्बोलिन इस बेंजोडाइआजेपिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, वो क्या क्या एक्शन देगा? फार्माकोलॉजिकल एक्शन के रूप में क्या देगा? कन्वल्सन देगा, एंजाइटी देगा। मुझे ये चीज बताओ कि क्या हमें कन्वल्सन चाहिए? नहीं। क्या हमें एंजाइटी चाहिए? नहीं। ये एक्शन जनरली अच्छा एक्शन नहीं होता है। ये जो एक्शन होता है कन्वल्सन, एंजाइटी, किसको भाई चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी ये जो बीटा कार्बोलिन होता है, ये जब हम कंज्यूम करते हैं या फिर हमारे बॉडी में भी ये होता है, तो ये हमें ये सारा इफेक्ट देता है, मतलब इतना सारा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हमें देता है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि जो इनवर्स एगोनिस्ट जो होता है वो अपोजिट एक्शन देता है। अपोजिट। भाई आप मुझे बताओ, एक साइड में मैं अमृत रखूंगा, एक साइड में मैं कोई पॉइजन रखूंगा, आपको कहूंगा कि आप पॉइजन लोगे या अमृत लोगे, तो आप क्या बताओगे? भाई मैं अमृत पीऊंगा, ठीक है। कोई चाहेगा कि पॉइजन पी ले? कोई नहीं चाहेगा। तो वही सेम कहानी इस इनवर्स एगोनिस्ट के साथ होता है। इनवर्स एगोनिस्ट को हम कह सकते हैं नेगेटिव एंटागोनिस्ट। इसे हम नेगेटिव एंटागोनिस्ट क्यों कहेंगे? क्योंकि देखो, एंटागोनिस्ट हमारे भलाई के लिए होता है। एंटागोनिस्ट अच्छा इफेक्ट देता है ना। जब मान लीजिए ओपियोइड टॉक्सिसिटी हो जाता था, हमने नालोक्जन लिया था, तो हमारा क्या हुआ था? ओपियोइड टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो रहा था, मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन ये जो बीटा कार्बोलिन होता है, जो कि एक इनवर्स एगोनिस्ट है, ये जब बेंजोडाइआजेपिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ये कौन सा एक्शन दे रहा है? ये जो एक्शन दे रहा है, क्या हमें हमारे बॉडी के लिए ये एक्शन चाहिए?
नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नेगेटिव एंटागोनिस्ट। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।